तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एसी का सेकेंड लेक्चर। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा? कॉम्प्लेक्स नंबर्स कल हम लोगों ने देखे थे, राइट? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कैसे ऑपरेशंस करते हैं, और खाली कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं देखे थे, हमने ये भी देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्यों वर्क करते हैं। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में सुपरपोजिशन देखा था हम लोगों ने, और फिर हमने इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व भी की थी दो कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करके, ठीक है। और समझ में आया था कि कोई भी मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी लीनियर, वो सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। और कब यूज कर सकते हैं? जब भी राइट हैंड साइड पे साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी टाइप के टर्म्स हो, ठीक है। और एसी में तो ज्यादातर वही होता है, साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी के टर्म्स होती है। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है। तो अभी उसी को आगे बढ़ाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एनालिसिस में ही। और अभी देखते हैं कि इंडिविजुअल एलिमेंट जो है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रेजिस्टर है, ये किस तरह से बिहेव करते हैं एसी के अंदर इंडिविजुअली। तो हमको क्या निकल के आएगा कंक्लूजन कि ये सारे के सारे जो है ये कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करते हैं। माने यूनिट तो ओम्स में आ जाएगी इनकी, और फिर साथ में क्या है कि वोल्टेज को 90 डिग्री से घुमाएंगे, साइन का कॉस या कॉस का साइन इस टाइप का होने लगेगा, क्योंकि डी आई बाई डी टी करोगे, आई तुम्हारा साइन में है तो डेरिवेटिव उसका कॉस में चला जाएगा, तो यानी 90 डिग्री से घुमाना पड़ेगा। तुम्हें पता है कॉस जो फंक्शन है वो साइन फंक्शन को 90 डिग्री से घुमा के आ जाता है, राइट? तो यही सब होने वाला, अभी देखते हैं जो कैसे चीजें सिंप्लीफाई होंगी, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? फेजर रिलेशनशिप फॉर द सर्किट एलिमेंट। तो सबसे पहले मेरे पास तो रेजिस्टर एलिमेंट है, ठीक है। रेजिस्टर एलिमेंट के लिए तो फेजर रिलेशन बड़ा सिंपल सा ही है। मान लो करंट है मेरा आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस, आई एम मतलब एम्पलीट्यूड को मैक्स करंट के लिए आई एम लिखा हुआ है, ठीक है। आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा? वो आई एम इंटू आर इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि वी इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो ये भी कॉस में चल रहा है, ये भी कॉस में चल रहा है, इसका मतलब क्या? वोल्टेज और करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दे आर इन द सेम फेज, राइट? तो फेजर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? वोल्टेज इज बेसिकली आर इंटू आई एम एंगल 5, और करंट क्या? आई एम एंगल 5। तो इसका मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स वोल्टेज इज कॉम्प्लेक्स करंट इंटू सिंपल रेजिस्टेंस। तो यानी फेज तो सेम ही है ना, यहाँ पे राइट साइड पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो है नहीं, नहीं तो फेज कुछ चेंज होता, कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते। रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे किसी पॉजिटिव रियल नंबर से, तो कभी भी फेज चेंज नहीं होगा, राइट? तो क्या लिखा है? दस इन रेजिस्टर देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट फेजर एंड वोल्टेज फेजर। तो किसी भी इंस्टेंट पे करंट फेजर मेरा ऐसा है तो वोल्टेज फेजर भी मेरा ऐसा होगा, तो वो चीज दिखा रखी है। समझ में आई बात की नहीं? तो करंट एंड वोल्टेज विल बी ऑलवेज इन द सेम फेज, ओके। अब बात करते हैं इंडक्टर की। तो इंडक्टर में देखो अभी चीजें बदलेंगी। तो मान लो वापस मेरे पास अभी क्या, अभी इंडक्टर है लेकिन करंट मेरा वापस क्या? आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5 है, ओके। अभी क्या है, हमको पता है वोल्टेज क्या होगी? वोल्टेज मेरी एल डी आई बाई डी टी होती है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगी? डी आई बाई डी टी निकालोगे तो पक्का माइनस साइन में चला जाएगा, राइट? तो वोल्टेज क्या हो गई? माइनस ओमेगा एल आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, राइट? तो अभी इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो साइन, माइनस साइन के लिए एक 90 डिग्री एंगल ऐड करना पड़ेगा मुझे। तो वोल्टेज को क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा एल आई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 प्लस 90 डिग्री। बात समझ आ रही होगी? सिंपल ये मैथ्स, ठीक है, ओके। तो फेजर नोटेशन में हमें क्या दिख रहा है? यानी वोल्टेज क्या हो जाएगी? उसका एम्पलीट्यूड तो ये ओमेगा एल आई एम, और एंगल कितना हो जाएगा? 5 प्लस 90 डिग्री एंगल हो गया, राइट? जबकि करंट के लिए क्या है? वो करंट के लिए तो 0 डिग्री एंगल है, यहाँ पे कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? वोल्टेज जो है मेरी क्या है? 90 डिग्री लीड कर रहा है फेजर, राइट? तो इंडक्टर में जो है वोल्टेज फेजर जो होगा वो करंट फेजर से 90 डिग्री लीड कर रहा होगा। समझ में आई बात करी? ठीक है। अब वोल्टेज को हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ओमेगा एल ई टू द पावर एम जे ओमेगा टी प्लस 5 तो एज इट इज, और इनटू ई टू द पावर जे पाई बाय 2। समझ में आई बात की नहीं? क्योंकि जे पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो पाई बाय 2 एडिशन इज इक्विवेलेंट टू दिस, राइट? और ई टू द पावर जे पाई बाय 2 क्या होता है हमारा? ई टू द पावर जे पाई बाय 2 इज cos पाई बाय 2 प्लस जे sin पाई बाय 2, यानी आयोटा ही लिखा हुआ है, इज इट नॉट? तो इसका मतलब क्या है? हम वोल्टेज फेजर को क्या लिख सकते हैं? जे ओमेगा एल इनटू करंट फेजर लिख सकते हैं, इज इट नॉट? तो क्या दिख रहा है? ये बिल्कुल v इक्वल टू आई आर जैसा है कि नहीं? बस इसकी रेजिस्टेंस कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज इट नॉट? जे ओमेगा एल प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो करना क्या है? तो देखो वोल्टेज से करंट अगर निकालना है, करंट से वोल्टेज निकालना है, कुछ तो मेरे को स्केलिंग करना है और कुछ मेरे को एंगल चेंज करना है। नॉर्मल तुम्हारे जो डीसी सर्किट्स होते थे उसके अंदर एंगल चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, करंट वोल्टेज सब सेम फेज में ही होते थे। यहाँ पे क्या है? एंगल्स भी चेंज हो सकते हैं जब एसी सर्किट्स की बात है। तो एंगल चेंज करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर एक परफेक्ट चीज है। कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ एम्पलीट्यूड भी होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ एंगल भी होता है। डिवाइड करोगे तो एंगल चेंज हो जाएगा, एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो भी एंगल चेंज एम्पलीट्यूड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इंडक्टर क्या है? इंडक्टर एक कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। और कितनी रेजिस्टेंस है इसकी? एक तरह से कह सकते हैं जे ओमेगा एल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? अभी इंडक्टर का अगर फेजर डायग्राम बनाओगे तो ये जो है टी इक्वल टू 0 पे करंट का फेजर मेरा फाई एंगल पे ऐसे है, तो वोल्टेज का फेजर क्या आ गया? ऐसे करके ऐसे आ गया। समझ में आई बात की नहीं? हम क्या कह सकते हैं? इंडक्टर के अंदर वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज ऑफ
90 डिग्री। मेकिंग सेंस टू एवरीबॉडी? समझ में आई बात की नहीं? और इंडक्टर कैसे बिहेव कर रहा है अगर फेजर डोमेन में देखें तो इट इज जस्ट बिहेविंग लाइक अ कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस हाउ मच, जे ओमेगा एल। ठीक है, तो ओमेगा एल की यूनिट यानी ओम्स वाली यूनिट होगी, राइट? तो क्या लिखा मैंने? Thus for an inductor, voltage leads the current by an angle of 90 degree and voltage is j omega L times current phasor। j omega से मल्टीप्लाई करो, समझ में आता है? 90 डिग्री आगे बढ़ जाएगा अपने आप। तो दिस मच इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अगर ये क्लियर है तो फिर उसके बाद कैपेसिटेंस पे चलूंगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैपेसिटर की। ठीक है, तो कैपेसिटर में क्या है, यहाँ पे मान लो करंट मेरा आई जा रहा है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके क्रॉस मान लो वोल्टेज फेजर बी है और करंट फेजर आई है। तो अभी इसके लिए हमारा रिलेशन क्या आएगा, अभी हम लोग प्रूव करेंगे। इसके अंदर करंट जो होगा वोल्टेज को लीड कर रहा होगा। जैसे वहां पे तो वोल्टेज करंट से लीड कर रहा था ना 90 डिग्री से, कैपेसिटर में आएगा कि करंट जो है वो वोल्टेज को लीड करता है, या फिर हम कह सकते हैं वोल्टेज लैग्स बिहाइंड बाय फेज ऑफ 90 डिग्री। तो वो कैसे प्रूव करेंगे वो अभी देखो। तो क्या मान लेते हैं, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज मान लेते हैं V इक्वल टू Vm cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव, ये मान लेते हैं वोल्टेज फेजर। ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगा, हमको पता है चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज तो CV होता है, तो करंट क्या हो जाएगा, CV का डेरिवेटिव, तो कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट ही है, यानी कैपेसिटेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ द वोल्टेज, ये हमारा करंट हो जाएगा। मेकिंग सेंस? ठीक है, तो क्या लिखा, कैपेसिटेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज, तो वो क्या हो जाएगा, अब इसको डेरिवेटिव लो इसका, तो क्या आ जाएगा, माइनस डी ओमेगा Vm साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव आ जाएगा, राइट? अब इसको दोबारा से साइन को कॉस में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा सी ओमेगा Vm कॉस ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव प्लस 90 डिग्री आ गया, राइट? इसका मतलब क्या, करंट जो है ये 90 डिग्री से लीड करता हुआ दिख रहा है कि नहीं? तो कैपेसिटर में क्या होगा, करंट विल लीड बाय 90 डिग्री। इंडक्टर में क्या था हमारा, वोल्टेज वाज लीडिंग बाय 90 डिग्री। ठीक है, फेजर डोमेन में अगर इसको लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, ये सी ओमेगा Vm तो एज इट इज लिख दिया, e टू पावर j ओमेगा t प्लस 5 इनटू e टू पावर j पाई बाय 2 ऐसा लिख दिया 90 डिग्री के लिए, चलेगा एंगल बढ़ाने के लिए। तो अब e टू पावर j पाई बाय 2 तो वापस आयोटा ही होता है खाली, तो ये क्या हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा, j ओमेगा c Vm e टू पावर j ओमेगा t प्लस 5 आ गया, राइट? या फिर मैं वोल्टेज, अच्छा वोल्टेज को मैंने क्या लिखा, Vm e टू पावर j ओमेगा t प्लस 5, तो इसका मतलब क्या है, हाँ मतलब यही चीज लिखी हुई है। अगर कॉम्प्लेक्स वोल्टेज, ये तो कॉम्प्लेक्स वोल्टेज ही हो गया, तो I कॉम्प्लेक्स इज j ओमेगा c टाइम्स V कॉम्प्लेक्स, राइट? इसका मतलब क्या है, तुमको पता है I होता है V बाय R, यानी ये क्या लिख रखा है, ये कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, इज इट नॉट? समझ में आया बात की नहीं? तो इसका मतलब क्या है, हाँ, तो जैसे ना कैपेसिटर करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, को तो समझ में आ गया, J से मल्टीप्लाई हो रहा है। द फेजर रिलेशन बिटवीन द करंट एंड इंडक्टर एंड कैपेसिटर कैन बी मेमोराइज्ड बाय द नेमोनिक सिविल। ये वर्ड से तुमको याद रहेगा, कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि इंडक्टर में क्या लीड करता है, कैपेसिटर में क्या लीड करता है। तो इसको ऐसे सोचो, सिविल में सिव एंड विल, तो कैपेसिटर में करंट पहले आ रहा है, वोल्टेज बाद में आ रहा है। ठीक है, CIV सिव मतलब कैपेसिटर में करंट पहले और वोल्टेज बाद में, सिव एंड विल। ठीक है, मतलब इंडक्टर के लिए पहले वोल्टेज है बाद में करंट है, ऐसे याद रख सकते हो, अभी भूलेगा नहीं कभी भी। ठीक है, कैपेसिटर में करंट जो होगा, करंट लीड करेगा और वोल्टेज जो है वो लैग करेगा कैपेसिटर में, और इंडक्टर में क्या, वोल्टेज लीड करेगा और करंट लैग करेगा। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। ठीक है, और यहां से ये क्या समझ में आया, जो अगर मेरे को कैपेसिटर की रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, एक्चुअली रिएक्टेंस बोलते हैं बट यूनिट्स ओम्स की होगी, तो कॉम्प्लेक्स, जब प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसको रिएक्टेंस कह जाते हैं, बट होता वो बेसिकली रेजिस्टेंस की यूनिट्स में है। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, कैपेसिटर की रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, 1 बाय j ओमेगा c हो जाएगी। समझ में आ रही बात की नहीं? क्यों, क्योंकि अगर इसी को अगर रीअरेंज करके लिखूंगा तो वोल्टेज फेजर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा करंट फेजर डिवाइडेड बाय j ओमेगा c, राइट? समझ में बात की नहीं? इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस कैपेसिटर की कितनी होगी, 1 बाय j ओमेगा c, जैसा रेजिस्टेंस जैसा बिहेव कर रहा है। तो कैपेसिटर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स रेजिस्टर। ठीक है, इंडक्टर एक कॉम्प्लेक्स रेजिस्टर है, कैपेसिटर भी कॉम्प्लेक्स रेजिस्टर है, और रेजिस्टर तो रेजिस्टर है ही है। इसका मतलब क्या, हर एसी सर्किट तो रेजिस्टर सर्किट ही है। समझ में आई बात की नहीं? यानी हर एसी सर्किट जो है ये डीसी सर्किट बन गया। अब सीरीज में सीरीज पैरेलल सब कुछ लग जाएगा। सीरीज में क्या होता है, अगर मान लो सीरीज सर्किट है तो तुम्हें पता है जो करंट, जो वोल्टेजेस होती है वो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस में डिवाइड होती है, तो यहाँ पे क्या कॉम्प्लेक्स रेशियोज में डिवाइड कर दो। ठीक है नहीं, सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, थेवेनिन, मिलमैन, सुपरपोजिशन, जितने भी थ्योरम्स पढ़े हैं तुमने डीसी के लिए, वो सारे के सारे थ्योरम्स यहाँ पर भी लग जाएंगे। समझे कि नहीं? ऑल थ्योरम्स विल बी नो वैलिड एक्सेप्ट, मतलब वो भी थ्योरम वैलिड ही है लेकिन उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, जैसे एक पढ़ते हो ना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ते हो, जहाँ पे तुम्हारा कुछ बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस चूज करना होता है ताकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम। तो यहाँ पर भी क्या है, हमारे पास कोई जनरेटर हो सकता है, जनरेटर का इंटरनल इंपीडेंस हो सकता है। एक्चुअली इंपीडेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस जैसे तो रियल नंबर होता है ना, तो कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस जैसे है तो उसके अंदर कुछ रियल पार्ट होगा, कुछ कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा, तो उसको हम इंपीडेंस कह देते हैं।
तो जनरेटर का कुछ इंटरनल इंपीडेंस होगा, जनरेटर की कुछ इंडक्टेंस होगी, कैपेसिटेंस होगी, रेजिस्टेंस होगी, सब मिला के जनरेटर का इंटरनल इंपीडेंस होगा। तो अगर मैक्सिमम पावर चाहिए होता है तुम्हें एक्सटर्नल सर्किट में, तो एक्सटर्नल सर्किट की जो इंपीडेंस होती है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाती है। कॉन्जुगेट मैंने बताया था क्या करना है, कॉन्जुगेट मतलब आयोटा वाले पार्ट को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देना। तो जनरल लॉ तो यही है, और ये सोच सकते हो कि ये डीसी में भी होल्ड कर रहा है, क्योंकि डीसी में कॉम्प्लेक्स पार्ट होता ही नहीं है, तो कॉन्जुगेट वही रियल नंबर के बराबर ही हो जाएगा अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें अभी धीरे धीरे करके देखते हैं, बट समझ में तो आ रहा है ना कि सारे के सारे एसी सर्किट्स अभी हम लोगों ने डीसी में कन्वर्ट कर दिए जस्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे उसी की समरी दे रखी है, वोल्टेज और करंट रिलेशंस दे रखे हैं। वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस में आई आर होता है, यहाँ पे आर टाइम्स आई कॉम्प्लेक्स वोल्टेज। ठीक है, और ये इंडक्टेंस के अंदर वोल्टेज क्या होती है, एल डी आई बाई डी टी। फेजर डोमेन में क्या लिखते हैं, जे ओमेगा एल टाइम्स आई। ठीक है, कोई डेरिवेटिव की जरूरत नहीं, वो जे ओमेगा से बस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और कैपेसिटर के अंदर करंट क्या होता है, सी डीवी बाई डी टी, और जो फेजर डोमेन में उसमें क्या हो गया, आई कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड बाई जे ओमेगा सी। तो कैपेसिटर की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसी होगी, 1 बाई जे ओमेगा सी। रिएक्टेंस बोलते हैं, लेकिन अभी नया नया तो रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, यूनिट्स इसकी ओम्स में ही है, बस ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कैपेसिटर की रिएक्टेंस 1 बाई जे ओमेगा सी और इंडक्टर की रिएक्टेंस जे ओमेगा एल। ठीक है, ओके। तो अभी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्योर इंडक्टर ही है। ठीक है, वोल्टेज दे रखी है मुझे क्या, 12 cos ऑफ 60t प्लस 45 डिग्री। ये वोल्टेज लगाई है, किसको लगाई है, 0.1 हेनरी के इंडक्टर को लगाई है। ठीक है, और क्या पूछा है, स्टेडी स्टेट करंट थ्रू द इंडक्टर पूछा है। तो जल्दी से खुद से ट्राई करो इसको। हाँ, सिंपल ही है। तो वोल्टेज को हमने सीधे फेजर में लिख लिया, क्या 12 एंगल 45 डिग्री तो मेरा फेजर है ये वोल्टेज का। अच्छा, बाय द वे एक चीज ध्यान से सुनना मेरी बात, जब इंडक्टर को लिख रहे हो ओमेगा एल एंगल 90 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं, जे ओमेगा एल को लिख सकते हैं ना, ओमेगा एल 90 डिग्री। ध्यान रखना, जो ये जब लिख रहे हो ना जे ओमेगा एल, दिस इज नॉट अ फेजर। इंडक्टेंस में कोई कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नहीं है, तो थोड़ा नोटेशन हमारी ओवरलोडेड है एक्चुअली। जब जब इंडक्टेंस के साथ में या कैपेसिटेंस के साथ में लिखते हो 1 बाई जे ओमेगा सी या जे ओमेगा एल लिखते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये भी टाइम के साथ घूमते जा रहा है। इट इज नॉट जे ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, इस टाइप का नहीं है। समझ में आई बात की नहीं? तो ये कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। जब तुम अगर इंडक्टेंस को लिख रहे हो ना ओमेगा एल एंगल 90 डिग्री, तो यू डोंट मीन cos ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, यू मीन एक्चुअली कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नीचे एंगल 90 डिग्री है तो ये भी cos ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री का नहीं, ये कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट रियल नंबर है, ऐसे जे ओमेगा एल एक कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, इट्स नॉट अ फिगर। ऑल्दो समटाइम्स वी मे राइट इट लाइक दिस कि ओमेगा एल एंगल 90 डिग्री, तो इसका अंदर cos ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री मत सोचना। ठीक है, ओके। तो बस, तो वोल्टेज तो मेरा 12 एंगल 45 डिग्री है, और वोल्टेज क्या होता है मेरा, जे ओमेगा एल टाइम्स करंट, कॉम्प्लेक्स करंट। तो इसका कॉम्प्लेक्स करंट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय जे ओमेगा एल। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज तो मेरी 12 एंगल 45 लिखी, और ये 6J इज नथिंग बट 6 एंगल 90। अब यहाँ पे जो 6 एंगल 90 लिखा, तो ये कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इट्स नॉट अ फिगर। तो क्या हो जाएगा, अब डिवाइड किया तो 12 बाई 6 2, और 45 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो क्या आ गया 2 एंगल माइनस 45। तो बस 2 cos ऑफ 60t माइनस 45 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। तो इंडक्टर का तो कर लिया, अब इसी तरह से एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कैपेसिटर का भी करते हैं, उसके बाद फिर कंबाइन करेंगे इनको। ठीक है, तो कैपेसिटर का सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, देखो वोल्टेज कितनी दे रखी है, 10 cos ऑफ 100t प्लस 30 डिग्री, ये वोल्टेज लगा रखी है। ठीक है, किसको लगाई है, 50 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर को लगाई है। और क्या पूछा है, कैलकुलेट द करंट थ्रू द कैपेसिटर, करंट कैलकुलेट करना है, जल्दी से करो। तो वापस ये बिल्कुल सिंपल ही है, वोल्टेज क्या है 10 एंगल 30 डिग्री। ठीक है, और मेरा वोल्ट करंट क्या हो जाएगा, आई अपॉन जे ओमेगा सी। अभी हमने देखा था ना, बेसिकली इसकी इंपीडेंस कितनी होती है, इंपीडेंस क्या, सॉरी रिएक्टेंस। कॉम्प्लेक्स और रियल पार्ट दोनों होते हैं तो इंपीडेंस कहते हैं, खाली कॉम्प्लेक्स होता है तो रिएक्टेंस कहते हैं, खाली रियल पार्ट है तो रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो मैं कई बार मिक्सअप कर देता हूँ, बट ठीक है, समझ समझ लो, वंस एंड फॉर गुड मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों पार्ट्स हैं तो इंपीडेंस, खाली कॉम्प्लेक्स पार्ट है तो रिएक्टेंस, खाली रियल पार्ट है तो रेजिस्टेंस। समझ लो। तो अभी क्या है, इसकी रिएक्टेंस 1 बाई जे ओमेगा सी होती है, राइट। कैपेसिटर की रिएक्टेंस क्या होती है, 1 बाई जे ओमेगा सी। तो V इक्वल टू आई आर टाइप का लगा रहे हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंस से मल्टीप्लाई करते रहे, तो वो क्या आ गया, तो क्या आ जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, V इंटू जे ओमेगा सी। ठीक है, तो ये क्या है, जे ओमेगा सी तो बेसिकली ओमेगा सी एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 10 एंगल 30 डिग्री तो वोल्टेज है, और ये कितना है मेरा जे ओमेगा सी। तो ओमेगा सी की वैल्यू डाल दो, ओमेगा कितनी है 100, और सी की वैल्यू कितनी है 50 माइक्रोफैरेड। तो ये सब वैल्यू डाल के ये आ जाएगा 100 इंटू 50 माइक्रोफैरेड और एंगल 90 डिग्री। तो बस
ऐड अब मल्टीप्लाई करना है तो 30 प्लस 90 120 डिग्री आ गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 50 आ गया। तो करंट कितना आ गया, मिली एम्पियर लिखा मैंने 10⁻³ की जगह, ठीक है। तो बस क्या आ गया 50 cos ऑफ 100t प्लस 120 डिग्री मिली एम्पियर, ये मेरा करंट का फिगर आ गया। आया समझ में सभी को, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग फॉर्मली बात करने वाले इंपीडेंस और एडमिटेंस, दो वर्ड्स यूज कर रहा हूं मैं। इंपीडेंस क्या होती है और एडमिटेंस क्या होती है, अभी फॉर्मली समझ लो उसको, ठीक है। क्या लिखा, इन अ प्रीवियस सेक्शन वी ऑब्टेन्ड द वोल्टेज करंट रिलेशंस फॉर 3 एलिमेंट्स एज रेजिस्टेंस के लिए कॉम्प्लेक्स वोल्टेजेस कॉम्प्लेक्स करंट टाइम्स रेजिस्टेंस, इंडक्टर के लिए कॉम्प्लेक्स वोल्टेजेस j ओमेगा l टाइम्स कॉम्प्लेक्स करंट, एंड कैपेसिटर के लिए वोल्टेजेस I इंटू 1/j ओमेगा c कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। अब इसको हम चाहें तो ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, V बाय आई क्या है, R है, V बाय इसके लिए रेजिस्टेंस के लिए V बाय R है, और इसके लिए V टिल्डा बाय I टिल्डा j ओमेगा l, और इसके लिए V टिल्डा बाय I टिल्डा क्या है 1/j ओमेगा c। तो thus we see that capacitor and inductor behave just like a resistance but complex one, जो अभी थोड़ी देर से बोल ही रहा हूँ यही बात, यहाँ पे भी फॉर्मली मैंने लिख दिया, ठीक है। The ratio of voltage to current across any element is called impedance। तो किसी भी चीज की इंपीडेंस निकाल सकते हैं, वोल्टेज और करंट का जो भी रेशियो आ रहा है वो इंपीडेंस है। पूरे सर्किट नेटवर्क का भी इंपीडेंस की बात कर सकते हैं, देखो मान लो एक झमेला है जिसके अंदर खूब सारे इंडक्टर है, खूब सारे रेजिस्टर है, खूब सारे कैपेसिटर्स हैं, तो कुछ ना कुछ तो वोल्टेज और करंट का रेशियो होगा, कॉम्प्लेक्स वोल्टेज कॉम्प्लेक्स करंट का रेशियो होगा। वो जो रेशियो है उसको हम क्या कहते हैं, इंपीडेंस। वो मेरा रियल नंबर भी आ सकता है, वो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है, प्योर कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है। बात समझ आएगी नहीं, ठीक है। एंड फॉर ऑल पर्पसेस इट कैन बी ट्रीटेड जस्ट लाइक अ रेजिस्टर। इंपीडेंस को हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल रेजिस्टेंस जैसा ट्रीट कर सकते हैं, बस इट्स अ कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस। जैसे मान लो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर पैरेलल में लगा दिए तो कुछ तो आएगा ना इफेक्टिव करोगे 1/R1 प्लस 1/R2 की तरह से ऐड करके, बात समझ आएगी, ठीक है। तो बिल्कुल रेजिस्टेंस की जैसे हम ट्रीट कर सकते हैं इसको। फॉर एनी सर्किट ब्रांच इंपीडेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स वोल्टेज अपॉन कॉम्प्लेक्स करंट, या फिर हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स वोल्टेजेस कॉम्प्लेक्स करंट टाइम्स Z। जो Z है इंपीडेंस का सिंबल है हम लोगों का, ठीक है। Z से मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज और करंट में से रिलेशन निकाल सकते हैं। इफ वी नो द Z ऑफ द सर्किट एलिमेंट्स वी कैन अप्लाई लूप लॉ जस्ट एज वी डिड इन द डीसी सर्किट्स। वैसे ही लूप लॉ लगा सकते हैं, अगर अलग अलग ब्रांच में अलग अलग एलिमेंट्स का Z पता है तो जस्ट वी अप्लाई लूप लॉ जस्ट लाइक वी डू इन द डीसी सर्किट्स। All DC theorems, namely superposition, Thevenin, Millman, compensation, Norton, star delta, two-port, Wheatstone, etc., are exactly applicable to AC circuits also, except that here impedances are complex numbers. बस ठीक है। For maximum power transfer, external impedance is complex conjugate of internal impedance। बस ये थ्योरम थोड़ी सी फर्क है। तो फर्क क्या है, एक्चुअली कह सकते हैं कि वो थ्योरम इसी का सबसेट है, ठीक है। और क्या लिखा, जस्ट लाइक डीसी सर्किट्स वी कैन कंबाइन इंपीडेंसेस अकॉर्डिंग टू सीरीज एंड पैरेलल रूल्स एंड आल्सो डिवाइड वोल्टेजेस इन द रेशियो ऑफ इंपीडेंसेस फॉर सीरीज कनेक्शन। तो जैसे डीसी सर्किट्स में रेजिस्टेंस के अक्रॉस इंडिविजुअल ड्रॉप निकालना होता था तो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस में डिवाइड कर देते थे। तो यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस में सीरीज के लिए हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और पैरेलल में क्या करते थे, इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस में हम डिवाइड कर देते थे करंट के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इनवर्स रेशियो ऑफ इंपीडेंसेस में डिवाइड कर दोगे, दो ब्रांचेस में इंडिविजुअल करंट्स निकालने को, ठीक है। जो भी टोटल करंट है उसको इनवर्स रेशियो इंपीडेंस में डिवाइड कर देंगे, ओके। समझ गए, सीरीज पैरेलल वाली सारी बातें कर सकते हैं। अच्छा, इंपीडेंस का जो रेसिप्रोकल है उसको हम क्या कह देते हैं, एडमिटेंस। वाई से रिप्रेजेंट करते हैं एडमिटेंस को, कैपिटल वाई से। तो कई जगह स्पेशली जहां पैरेलल सर्किट्स होते हैं, सीरीज सर्किट में तो इंपीडेंस जनरली सोचना आसान होता है, पैरेलल सर्किट्स में कई बार हम इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ इंपीडेंस हम लोग एडमिटेंस के टर्म्स में सोचते हैं पैरेलल सर्किट्स में, क्योंकि तुम्हें पता है 1 बाय रेसिप्रोकल्स ऐड करने पड़ते हैं, सॉरी 1 बाय ऐड करना पड़ता है, व्हिच इज रेसिप्रोकल ऐड करने पड़ते हैं इनको। तो रेसिप्रोकल जो रेसिप्रोकल इंपीडेंस को ही हमने सीधे एडमिटेंस डिफाइन कर लिया ताकि फर्दर रेसिप्रोकल से ना डील करना पड़े, ठीक है। तो एडमिटेंस की डेफिनेशन क्लियर है ना, रेसिप्रोकल इंपीडेंस को एडमिटेंस कह देंगे हम लोग। In parallel combinations, currents get divided in the ratio of reciprocal impedances, या फिर हम कह सकते हैं एडमिटेंसेस के रेशियो में डिवाइड हो जाती है पैरेलल सर्किट्स में, ठीक है। Even though V complex and I complex are phasors, their ratio V complex upon I complex is not a phasor। ये ध्यान रखने वाली बात है। वोल्टेज भी एक फेजर है, करंट भी एक फेजर है, लेकिन उनका रेशियो जो है वो एक कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज नॉट अ फेजर। उसके अंदर ओमेगा टी नहीं है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था, ठीक है। रादर इट इज जस्ट अ कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। दिस कैन बी इजीली सीन, जैसे वोल्टेज फेजर लिखा V नॉट टू द j ओमेगा t प्लस 5, करंट को लिखा I नॉट टू द j ओमेगा t प्लस डेल्टा, डिवाइड किया तो ओमेगा t तो गायब ही हो गया, क्या आएगा सिंपली V नॉट बाय I नॉट टू द पावर j 5 माइनस डेल्टा व्हिच इज इंपीडेंस। इसके अंदर ओमेगा t है ही नहीं कोई भी, ठीक है। thus it is just a complex constant, okay। when we write z complex is z angle theta,
we simply mean z is equal to z e to the power j theta and not z e to the power j omega t plus theta. समझ गए? तो यहाँ पे हमारा जो नोटेशन है थोड़ा सा ओवरलोडेड है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव नोटेशन है, तो वो ध्यान रखना इस चीज पे, ठीक है? क्लियर? समझ में आई बात? नहीं सिंपल ही है ना, कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है ना, एक्सेप्ट दैट वी आर यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नथिंग इज कॉम्प्लेक्स हियर, ठीक है? थिंग्स आर वेरी सिंपल एंड यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर इट जस्ट बिकम सिंपली व्हाट, डीसी सर्किट्स, ठीक है? नथिंग इज कॉम्प्लेक्स हियर एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है? इसके बाद रिएक्टेंस क्या होता है? अगर कोई कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस लिखी हुई है Z कॉम्प्लेक्स इज R प्लस माइनस JX करके लिखा हुआ है, तो रियल पार्ट जो Z का उसको रेजिस्टेंस कहते हैं और इमेजिनरी पार्ट जो है इसका उसको हम क्या कह देते हैं? रिएक्टेंस कह देते हैं, ठीक है? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ठीक है? तो क्या लिखा था? इंपीडेंस Z इक्वल टू R प्लस माइनस JX कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पोलर फॉर्म। इसको क्या लिख सकते हैं? जब कन्वर्ट करना है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एंगल क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ प्लस माइनस एक्स बाय आर। वो डिपेंड करता है एक्स के साथ, यहाँ पे अगर प्लस माइनस तो वही प्लस माइनस यहाँ पे क्या दिया जाएगा, ठीक है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, कल देखा था अर्गैन प्लेन में पोलर फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है? फिर क्या लिखा? रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन इंडक्टर डिपेंड ऑन द ड्राइवर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा डिपेंडेंट होता है, ठीक है? कांस्टेंट नहीं होता है। इस तरह की बात डीसी सर्किट्स में आती ही नहीं, क्योंकि वहां पे तो ओमेगा कुछ होती नहीं। लेकिन सेम सर्किट में अगर ओमेगा चेंज कर दोगे तो उसकी इंपीडेंस चेंज हो जाएगी, ठीक है नहीं? ओके, तो दस इंपीडेंस ऑफ एनी सर्किट इन जनरल विल डिपेंड ऑन द ड्राइवर ओमेगा। ओमेगा के ऊपर जो ड्राइवर जो जनरेटर है उसकी ओमेगा पे डिपेंड करेगी कि वो सर्किट कितनी इंपीडेंस ऑफर कर रहा है। क्लियर? तो अभी हम बात करते हैं LRC का बिहेवियर एट वेरी लो फ्रीक्वेंसीज एंड वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज कैसा होगा, ठीक है? तो देखो Addison table lists out the impedance and behaviors of LRC at very low DC frequencies and very high frequencies. Very low frequency को DC frequencies भी कह सकते हैं क्योंकि ओमेगा को जीरो ही कर दिया गया बेसिकली। तो V cos ओमेगा टी में ओमेगा को जीरो ही कर दिया तो क्या होगा? कांस्टेंट ही हो जाएगा ना, ठीक है? तो क्या होगा? जो इंडक्टर होगा उसकी तो इंपीडेंस जीरो हो जाएगी, इज इट नॉट? इफ ओमेगा टेंड्स टू जीरो, इंडक्टर की इंपीडेंस क्या हो जाएगी? जीरो। मतलब एक तरह से शॉर्ट सर्किट जैसा ही बिहेव करने लगेगा एट वेरी लो फ्रीक्वेंसीज, राइट? और कैपेसिटर क्या होगा? कैपेसिटर जो है वेरी लो फ्रीक्वेंसीज पे इनफाइनाइट हो जाएगी इसकी इंपीडेंस। J बाय ओमेगा सी है ना, तो ओमेगा जीरो डालोगे तो डिवीजन बाय जीरो तो इंफिनिटी को टेंड करेगा, है ना? समझ में बात की नहीं? तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे? तो एलिमेंट है रेजिस्टेंस और इसकी इंपीडेंस क्या होगी? खाली रेजिस्टेंस है तो आर ही होगी, एडमिटेंस 1/r हो जाएगी, ठीक है? इंडक्टेंस है तो j ओमेगा एल और y क्या हो जाएगा मेरा? 1/j ओमेगा एल। कैपेसिटर के लिए 1/j ओमेगा सी और ये एडमिटेंस j ओमेगा सी, ओके? और क्या लिखा? अगर मैं ओमेगा को जीरो को टेंड करूं तो इसको डीसी रिस्पांस कहते हैं। इंडक्टर के लिए z क्या है? j ओमेगा एल। सो इफ ओमेगा इज जीरो, z ऑफ इंडक्टर इज जीरो। Thus for very low frequencies इंडक्टर acts almost like a short circuit। तो इस चीज को हम यूज भी करेंगे कई बार। एसी सर्किट्स में दिया होता है कि वेरी लो फ्रीक्वेंसी पे ड्राइव कर रहे हैं तो वो सिंपल हो जाता है, उसका यूज करके इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करके ये सर्किट विल बिकम वेरी सिंपल, ठीक है? इवन लो फ्रीक्वेंसीज पे मतलब इग्नोर कर सकते हैं, लिटरल जीरो नहीं होगा लो फ्रीक्वेंसी पे, बट उसका इफेक्ट जो उसको हम रिलेटिवली कई जगह इग्नोर कर पाएंगे, ठीक है? ओके, सो दस फॉर वेरी लो फ्रीक्वेंसीज इंडक्टर एक्ट्स ऑलमोस्ट लाइक अ शॉर्ट सर्किट। ऑलमोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है? क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी है, लिटरल जीरो नहीं। वो ऐसी कैसा जिसका लिटरल जीरो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? ओके, एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज इंडक्टर का जो इंपीडेंस है वो इंफिनिटी को टेंड करेगा। Thus at very high frequencies an inductor acts like an open circuit. For a capacitor Z क्या है? 1/ωc है। मॉड अगर देखोगे तो 1/ωc है। तो at very low frequencies it acts like an open circuit, ठीक है? और at very high frequencies it behaves just like a short circuit। तो जस्ट उल्टा बिहेवियर है, समझ गए? लो फ्रीक्वेंसीज पे इंडक्टर शॉर्ट सर्किट है, कैपेसिटर ओपन सर्किट है, और वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज पे इंडक्टर इज ओपन सर्किट एंड कैपेसिटर इज लाइक अ शॉर्ट सर्किट। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, क्लियर? इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का ही सिंपल सा है, ये सिंप्लीफिकेशन छोटा सा है, वो देख लो। मतलब कॉमन सेंस वाली बात है यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर इंपीडेंस दे रखी है तो इंपीडेंस से एडमिटेंस कैसे निकालोगे? कन्वेंशनली इंपीडेंस में R प्लस JX लिखा जाता है और यहाँ पे एडमिटेंस में G प्लस JB लिखती हैं कई किताबें, जो अच्छी किताबें हैं वो G प्लस JB, ठीक है ना? ठीक है, तो तुम्हारे सीनियर बच्चे बोलते थे ये तो गजब बात है, ठीक है? समझ गए कि नहीं? ये गजब बात है, ठीक है? तो एडमिटेंस इसी का रेसिप्रोकल है, तो क्या करोगे? 1/R प्लस JX। अब इसको क्या करोगे? जैसे रैशनलाइज करते हो, ऊपर नीचे R माइनस JX से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो नीचे तो R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर में क्या आ जाएगा? R माइनस JX। तो इससे थोड़ा सा टाइम बचेगा अगर डायरेक्टली तुम इस तरह से सिंप्लीफाई कर लो, तो कई बार रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा, तो बार बार क्या रैशनलाइज करते रहोगे, सीधे याद ही कर लो क्या होता है रैशनलाइज। तो ऊपर में तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ गया इसका, है ना?
ये आर प्लस जे एक्स की जगह ऊपर में क्या आ गया, आर माइनस जे एक्स आ गया और नीचे उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया, राइट। तो जी क्या आ गया, आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बी क्या आ गया, माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सीधे सीधे एडमिटेंस हम जल्दी से लिख सकते हैं इसका यूज करके, ठीक है। तो एडमिटेंस क्या हो गया, बेसिकली कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डिवाइडेड मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया एडमिटेंस, ठीक है। जेड स्टार, स्टार मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट को नेगेटिव कर देना। समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लियर। तो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बोला था कि कंबाइन करना शुरू करेंगे एलिमेंट्स को। तो पहले खाली इंडक्टर के लिए देखा, फिर खाली कैपेसिटर के लिए देखा, अब क्या कर रहा हूं मैं, रेजिस्टर और कैपेसिटर को कंबाइन कर दिया सीरीज में, ठीक है। और अभी वोल्टेज लगा दी कितनी, 10 cos 40। तो क्या करना है, फाइंड द करंट एंड वोल्टेज फॉर द शोन सर्किट। तो क्या करोगे, ये तो 5 का 5 है, और ये क्या है, 1/j⍵c। दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगी हुई है, 5 एंड 1/j⍵c। तो इफेक्टिव इंपीडेंस मिल जाएगी ऐड करके, और कॉम्प्लेक्स वोल्टेज डिवाइड बाय इफेक्टिव इंपीडेंस कर दोगे तो करंट आ जाएगा, है ना। जल्दी से कंप्लीट करो इसको, ठीक है। एक्सप्लेन कर दे रहा हूं इसको मैं। तो मुश्किल तो नहीं है, मतलब ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की बात है। तो देखो, टोटल मेरे को इंपीडेंस चाहिए, तो ये 5 ओम है, और ये कैपेसिटर की निकाल लेंगे कितनी रिएक्टेंस है। तो कैपेसिटर की कितनी होती है, 1/j⍵c होती है, राइट। और 1/j⍵c को मैं चाहूं तो -j/⍵c भी लिख ही सकता हूँ, ये इमीडिएट रिकॉल होना चाहिए। ऊपर नीचे j से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे j स्क्वायर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटर की रिएक्टेंस को -j/⍵c आई कैन ऑलवेज राइट, ओके। So now, what is omega? So you see, omega is 4, ठीक है, cos omega t. So omega is 4, and this is 0.05. So 1 upon, you can see, 1 upon minus j upon 4 into 0.05. So what is 4 into 0.05? That is 0.02, and 1 upon 0.02 is sorry, 1 upon 0.2 is 5. समझ में आएगा नहीं, 0.2 आएगा। तो इसका मतलब क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो -5j हो गई। तो रेजिस्टेंस मेरी 5 है और ये मेरी 5j है। तो अब सीरीज में दोनों को लगाया हुआ है, तो टोटल कितना हो गया, z मेरा हो गया 5 - 5j, राइट। z इक्वल टू 5 - 5j विच इज नथिंग बट 5√2 एंगल -45 डिग्री। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, मेरी इंपीडेंस बोलो, 5√2 एंगल -45। मैंने क्योंकि अभी दिखाया था कि इंपीडेंस से एडमिटेंस कैसे निकालते थे, जबरदस्ती मैंने कुछ फालतू कैलकुलेशन कर रखी, जो कि सही है, लेकिन जरूरत नहीं थी उसकी। हम सीधे सीधे डिवाइड भी कर सकते थे। 5 एंगल -45 से डिवाइड करना ज्यादा आसान है, बट मैंने क्या किया, इसको अभी कन्वर्ट नहीं किया। 10 एंगल 0 तो मेरा ये है, ठीक है। 10 एंगल 0 इज टू बी डिवाइडेड बाय 5 - 5j। तो इसको मैंने रैशनलाइज कर दिया, वो जो अभी गजब फॉर्मूला था उससे, बट फायदा कुछ नहीं है इसका, ठीक है। डायरेक्टली डिवाइड करना ज्यादा इजी था, पर समझ तो आ रहा है ना ये। तो ये क्या हो गया, 10 एंगल 0 इंटू, ये अभी इसको सिंप्लीफाई किया तो ये कुछ आ जाएगा, ये अभी क्या बन जाएगा, 5√2 एंगल 45 बन जाएगा, ठीक है, ओके। और नीचे 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर वो जो भी है 25 प्लस 50 से करोगे तो ये सिंप्लीफाई करके जो भी है इस तरह का कुछ आ रहा है। एक बार चेक कर लेना, मेरे आई थिंक कैलकुलेशन मेस्ड अप तो नहीं है, एक बार देख लेना यहाँ पे। हाँ, ये 10/50 होगा, मैंने बाकी जगह चेंज किया, यहाँ कैलकुलेशन ठीक नहीं की मैंने, ठीक है। ये समझ में आया नहीं, ठीक है। तो अब बस इसको अभी तो आप सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये क्या आ गया मेरे पास, फाइनली सॉल्व करके क्या आ गया, ये आ गया 2√2/5 एंगल 45 डिग्री। तो ये क्या आ गया, √2 cos ऑफ 40 + 45 डिग्री एम्पियर आ गया। समझ में आया कि नहीं, क्लियर। हाँ, यहाँ पर भी सॉरी, मैंने कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ की, ये √2 ही रहेगा। मैंने गलती से 10 की जगह 4 ले लिया था, और सब जगह कैलकुलेशन ठीक नहीं की मैंने, कहीं कहीं पे लिखना भूल गया। तो अभी आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज एडिंग अप, राइट। अभी ठीक है ना, एवरीथिंग इज एडिंग अप, राइट। मेथड फ्लो मेनली देखो, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, फ्लो समझ में आ रहा है ना क्या किया हमने, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, अभी सीरीज में हमारे क्या है, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना। तो सीरीज में क्या होता है, डायरेक्ट रेशियो रेजिस्टेंसेस में होता था डीसी सर्किट में, तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट रेशियो ऑफ इंपीडेंसेस में हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अब कैपेसिटर की इंपीडेंस, तो मैंने क्या लिखा, जो भी सोर्स वोल्टेज है इनटू कैपेसिटेंस का इंपीडेंस डिवाइड बाय टोटल इंपीडेंस, समझ गए। तो वो अभी कैलकुलेट किया। या फिर क्या कर सकते थे, दूसरा तरीका क्या है, तुम्हें पता है V = IR होता है। तो करंट तुम निकाल चुके हो यहाँ पे, अब करंट इनटू इसका बस सीधे रिएक्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे भी आ जाएगा तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। इनफैक्ट प्रॉब्ली दैट विल बी सिंपलर, बट मैं जस्ट इलस्ट्रेट करना चाह रहा हूँ कि वो रेशियो से भी तुम्हारे पास वही चीज आएगी, ठीक है। तो क्या किया यहाँ पे, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर डिवाइडेड बाय टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। तो सोर्स वोल्टेज को उस रेशियो में मैं कॉम्प्लेक्स रेशियो में डिवाइड करने वाला हूँ। तो फिर उसके बाद तो ये कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितनी है, 5 एंगल -90 डिग्री है, ठीक है। और टोटल इंपीडेंस क्या थी, 5√2 एंगल -45 थी, मैंने दिखाया था अभी, ठीक है। अब इनको डिवाइड करना, कॉम्प्लेक्स नंबर तो डिवाइड करना आता ही है, तो बस डिवाइड कर लो। तो फाइनली क्या आ जाता है मेरे पास, कैपेसिटर के क्रॉस आ जाएगा
5 √2 cos of 4t minus 45 डिग्री। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? समझ में आया? ठीक है, अभी ज्योमेट्रिकल मेथड की मैं बात कर रहा हूँ। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ। देखो, जो भी एसी के सर्किट्स होते हैं, एसी सर्किट्स को करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स से, और दूसरा होता है हम ज्योमेट्रिकली, एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही होता है वो भी, लेकिन हम उनको ज्योमेट्रिकली विजुअलाइज कर रहे होते हैं, ड्रॉ करके देख रहे होते थे ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे पड़ रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे पड़ रहा है। ठीक है, तो जो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं ना, कई बार वो ज्योमेट्रिकली सॉल्व करने के होते हैं। मतलब अगर सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आर प्लस माइनस आई जे टाइप का कुछ लिख रखा है तुमने, सॉरी जे जे एक्स टाइप का कुछ लिख रखा है, उसमें कई बार क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने वाला होता है ज्योमेट्री में, वो तुमको नजर नहीं आएगा एक्चुअली जब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखा। कहीं कहीं पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा होता है, कहीं पे राइट ट्रायंगल बन रहा होता है, कहीं पे तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा होता है। तो ये सब ज्योमेट्रिकल बातें मिस हो जाएंगी अगर प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर्स में काम कर रहे हो। और कई बार क्वेश्चन डिजाइन ही इस हिसाब से करते हैं कि ड्रॉ करते ही तुमको इक्विलेटरल ट्रायंगल नजर आ जाए, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हो सकता है ना दिखे। तो इसलिए तुम लोगों को कौन सा मेथड मास्टर करना है, दोनों मेथड्स में मास्टरी होनी चाहिए तुमको ज्योमेट्रिकल मेथड भी पता होना चाहिए और तुमको जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसी क्वेश्चन को मैं क्या करने वाला हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं अभी ज्योमेट्रिकल मेथड से करने वाला हूँ। तो देखो एक चीज, टोटल जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इस पोटेंशियल ड्रॉप और इस पोटेंशियल ड्रॉप का सम होगा। इनफैक्ट इंस्टैंटेनियस तो वैसे ही डायरेक्टली इंस्टैंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस दिस प्लस इंस्टैंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस दिस इज इंस्टैंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस दिस, राइट। इंस्टैंटेनियस वोल्टेज को तो बस सीधे अलजेब्रिकली ऐड करते हैं हम लोग, और और जो फेजर्स होते हैं उनको वेक्टोरियली ऐड किया जाता है, राइट, वेक्टर्स की तरह ऐड करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज वेक्टर है दैट इज इक्वल टू इसका वोल्टेज वेक्टर प्लस इसका वोल्टेज वेक्टर। ध्यान रखना, ओवरऑल अगर फेजर्स की बात करें तो फेजर्स को ट्रायंगल लॉ से ऐड करना पड़ता है। ठीक है, फेजर्स जब भी ऐड करते हैं ट्रायंगल लॉ से ऐड करते हैं। इंस्टैंटेनियस वैल्यूज तो सीधे अलजेब्रिकली, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे दे रखा है इंस्टैंटेनियस वोल्टेज 3 वोल्ट है, यहाँ पे इंस्टैंटेनियस वोल्टेज 4 वोल्ट है, तब ये थोड़ी ना कर दोगे कि भाई 3 ऐसे बनाओ और 4 ऐसे बनाओ और फिर बोलो 5 वोल्ट है, वो तो गलत हो जाएगा। अगर ये 3 वोल्ट दे रखा है, ये 4 वोल्ट दे रखा है, तो 7 वोल्ट ये टोटल ड्रॉप। इंस्टैंटेनियस वोल्टेजेस में कभी फेजर एडिशन मत लगाना, ठीक है, इसके ऊपर भी ब्लंडर कर चुके हैं बच्चे पास्ट में। समझ में आई बात? इंस्टैंटेनियस वोल्टेज आर एडेड जस्ट लाइक दैट, लेकिन जो अपना फेजर होता है वो ट्रायंगल के हिसाब से ऐड होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये भी कह सकते हैं कि इसके अक्रॉस फेजर और इसके अक्रॉस जो फेजर है उनका फेजर सम सोर्स के फेजर के बराबर होना चाहिए। ये भी हम कह सकते हैं कि हर इंस्टेंट पे वैलिड है, हर इंस्टेंट पे वैलिड है, तो वो तभी हो पाएगा जब इसका वेक्टर और इसका वेक्टर सम जो है वो इस वेक्टर के बराबर हो हमेशा। बात समझ आएगी नहीं? ठीक है, तो अभी अब क्या होगा, अब करंट कुछ इसके अंदर तो फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस में क्या होगा, करंट और वोल्टेज तो सेम फेज में होता है रेजिस्टर में। ठीक है, और कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में मेरा करंट जो होगा लीड कर रहा होगा, या फिर हम कह सकते हैं कैपेसिटर के अंदर जो वोल्टेज है वो लैग कर रही होगी, इज इट? इसके अंदर वोल्टेज जो भी होगी, वोल्टेज का जो भी फेजर रेजिस्टर में होगा उसके मुकाबले कैपेसिटर का वोल्टेज फेजर 90 डिग्री पीछे होगा। इतनी बात समझ में आई तो बोलो, समझ में आई बात की नहीं? क्योंकि करंट और वोल्टेज इसमें सेम फेज में, और कैपेसिटर में क्या करंट लैग कर रहा है, या फिर करंट तो इसका और इसका सेम फेज में, यानी हम कह सकते हैं वोल्टेज लैग कर रही है। करंट क्योंकि दोनों एलिमेंट्स में सेम फेज में है, इसलिए कैपेसिटर की वोल्टेज रेजिस्टर की वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होनी चाहिए। मेकिंग सेंस? ये सेटल्ड है तभी मैं आगे बात करूंगा, नहीं तो नहीं बात करूंगा। क्या बोल रहा हूं मैं, कि करंट तो सीरीज कंस्ट्रेंट की वजह से दोनों एलिमेंट्स में सेम ही है। इसके अंदर वोल्टेज करंट के फेज में ही है क्योंकि ये रेजिस्टर है, इसके अंदर वोल्टेज जो है वो करंट से 90 डिग्री पीछे है। इसकी वोल्टेज करंट के फेज में, इसकी वोल्टेज करंट के 90 डिग्री पीछे। तो इसका मतलब क्या है, इसकी वोल्टेज रेजिस्टर की वोल्टेज से इसकी वोल्टेज 90 डिग्री पीछे हो गई कि नहीं? बात समझ आएगी नहीं? इसमें करंट वोल्टेज सेम फेज में, इसमें वोल्टेज 90 डिग्री पीछे करंट से, और करंट तो दोनों का आपस में सेम फेज में। इसका मतलब क्या, कैपेसिटर की वोल्टेज रेजिस्टर की वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे। ठीक है ना? अब फेजर्स को भी दो तरह से हम बना सकते हैं, हम चाहे तो उसको पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करें, चाहे हम तो ट्रायंगल लॉ से ऐड करें, दोनों तरह से ऐड करना आना चाहिए। मैंने अभी ट्रायंगल लॉ से मैंने दिखाया, तुम चाहो तो पैरेललोग्राम लॉ से भी ऐड करके विजुलाइज कर सकते हो। अभी मैं दिखाने वाला हूँ ज्योमेट्रिकल मेथड क्या करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरा क्या है, ये मेरा आर है, आई और आर लेटर से, यहाँ पे करंट एम्पलीट्यूड मेरा आई नॉट है लेटर से, या जो भी है। तो मैंने क्या लिया, हाँ आई नॉट करंट एम्पलीट्यूड ले लिया, तो रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज एम्पलीट्यूड क्या होगा, आई नॉट इंटू आर होगा। तो ये मैंने कुछ मान लिया, ये वोल्टेज का फेजर है। ठीक है, मतलब ऐसे समझो कि सोर्स के फेजर को मैंने हॉरिजॉन्टल में पहले बना लिया। सोर्स जो मेरा क्या है, देखो 10 एंगल 0 है, तो ये समझो ये 10 एंगल 0 मैंने हॉरिजॉन्टली बना लिया। इसके रिलेटिव रेजिस्टर का फेजर में मान लो कुछ थीटा एंगल से ओवरऑल
ये वोल्टेज लीड कर रही है रेजिस्टर की, ठीक है। तो ये रेजिस्टर की वोल्टेज का फेजर कुछ तो इस तरफ होगा। अब रेजिस्टर का फेजर जिस भी तरफ पॉइंट कर रहा है, इससे 90 डिग्री पीछे कैपेसिटर की वोल्टेज का फेजर पॉइंट करना चाहिए। तो ये दिख रहा है इस डायरेक्शन से ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पड़ रहा है, ये वाला वेक्टर। वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे देखते हो जब वो टेल टू टेल जोड़े हैं? तो लेकिन हेड टू टेल में भी विजुलाइज तो कर सकते हो कि नहीं? ये दिख रहा है आई नॉट एक्सी जो है, आई नॉट एक्सी क्या है? ये कैपेसिटर का वोल्टेज फेजर का लेंथ है। वोल्टेज फेजर की लेंथ कितनी होगी? जो भी करंट एम्पलीट्यूड है इनटू रिएक्टेंस, यही तो वोल्टेज एम्पलीट्यूड होगा। बोलो, समझ में आ रही बात की नहीं? क्योंकि वोल्टेज क्या होता है? करंट इनटू रिएक्टेंस हमारा वोल्टेज होता है। तो एम्पलीट्यूड भी क्या होगा? एम्पलीट्यूड भी इसी तरह से होगा, करंट का एम्पलीट्यूड इनटू रिएक्टेंस वोल्टेज का एम्पलीट्यूड होगा। तो कैपेसिटर के अंदर क्या होगा? वोल्टेज एम्पलीट्यूड। आई नॉट अगर मेरा करंट एम्पलीट्यूड है, एक्सी मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्टेंस है, तो आई नॉट इंटू एक्सी तो होगा इसका वोल्टेज एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये मेरा रेजिस्टेंस का वोल्टेज फेजर बन गया और ये मेरा कैपेसिटर का वोल्टेज फेजर बन गया। 90 डिग्री पीछे दिख रहा है ना, और इन दोनों का सम जो है ये मेरा ये आ गया। आई बात समझ में कि नहीं? अब इसका यूज करके मैं थीटा डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। ये 90 डिग्री एंगल समझ में आ रहा है ना क्यों है? तो अब थीटा मेरा सीधे सीधे क्या दिख रहा है? आई नॉट एक्सी डिवाइड बाय आई नॉट आर इज योर टैन थीटा, राइट? तो टैन थीटा क्या हो गया मेरा? एक्सी बाय आर हो गया सिंपली। और एक्सी मैंने मेरे को अलग से पता है, एक्सी भी मेरा, एक्सी की वैल्यू तो 5 आई थी ना, मैग्नीट्यूड है बेसिकली। आई नॉट एक्सी में तो एक्सी का मैग्नीट्यूड है, ये 5 है, ये भी 5 है। तो थीटा मेरा कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा, राइट? और बाय द वे आई नॉट मेरा करंट एम्पलीट्यूड है, तो आई नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा। ये मेरा क्या है? ये वीएस है, 10 के बराबर है। तो आई नॉट क्या हो जाएगा? वीएस अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो वो क्या आ गया? 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ये कितना आता है देखो, ये क्या हो जाएगा? 5√2 हो गया ना, ये है ना। 5√2 10 अपॉन 5√2 करोगे तो 2/√2, तो ये √2 एम्पियर आ गया मेरा। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है? करंट का एम्पलीट्यूड तो √2 एम्पियर आ गया। अब करंट का एंगल कैसे मिलेगा मुझे? तो वो क्या कर सकते हैं, देखो टैन थीटा मेरा कितना आ गया? टैन थीटा बाय द वे जो रेजिस्टर में वोल्टेज का फेजर है वही करंट का भी फेजर का डायरेक्शन है। क्यों? रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज सेम फेज में ही होते हैं, राइट? तो अगर ये मुझे थीटा मिल गया, तो थीटा क्या है? थीटा वो एंगल है जिससे रेजिस्टर में वोल्टेज लीड कर रही है, यानी रेजिस्टर में करंट भी उसी फेज से लीड कर रहा है, राइट? तो अभी टैन थीटा कैसे मिलेगा? टैन थीटा मेरा क्या हो जाएगा? एक्सी अपॉन आर हो गया। तो टैन थीटा क्या आ गया? 1 आ गया, यानी थीटा मेरा 45 डिग्री आ गया, ठीक है। तो मुझे करंट का मैग्नीट्यूड भी मिल गया और करंट का एंगल भी मिल गया, ठीक। ये ट्राइंगल डायग्राम में टाइम भले ही लग जाए थोड़ा सोचने में, बट गिव इट टाइम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम मिस कर दोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर से करने लग जाओगे वो बहुत झमेला हो जाएगा। सिंपल सी ज्योमेट्रिकल बात होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल मिस हो जाएगा, और मिस हो गया तो फिर वो पता चला 1 मिनट में होने वाला क्वेश्चन फिर 10 मिनट में भी नहीं हुआ, ठीक है नहीं? तो टैन थीटा मेरा ये तो थीटा 45 डिग्री आ गया। तो करंट मतलब इस तरफ है, वोल्टेज के रिलेटेड 45 डिग्री लीडिंग है करंट, इसमें मतलब ये हुआ, ठीक है नहीं? तो क्या आ गया? वोल्टेज तो मेरा मैग्नीट्यूड है मेरा √2, और वोल्टेज के अंदर cos 0 था तो इसके अंदर प्लस 45 डिग्री। तो क्या आ गया? √2 cos ऑफ 4t प्लस 45 डिग्री, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? ओके। और अब कैपेसिटर के क्रॉस तुम्हें निकालनी है, तो कैपेसिटर के क्रॉस भी डायरेक्टली तुम देख सकते हो। अभी ध्यान से देखना, कैपेसिटर के अंदर जो वोल्टेज निकालनी है, तो कैपेसिटर, अभी मेरी बात बहुत कंसंट्रेट होकर सुनना, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए अभी। तो कैपेसिटर का वोल्टेज फेजर ये ड्रॉ कर रखा है मैंने, है ना? तो ये मेन जो सोर्स वोल्टेज है उससे ये फेजर जो है उसका कितना एंगल है? 45 डिग्री एंगल है। लीडिंग या लैगिंग? ध्यान से बोलो, लैगिंग या लीडिंग? बोलो, लैगिंग है। क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज फेजर का अगर सोर्स से एंगल देखोगे तो टेल टू टेल जोड़ो वेक्टर्स को, ये वेक्टर ये है, ये 45 डिग्री पीछे है, ठीक है। इसका मतलब क्या? कैपेसिटर के अंदर जो वोल्टेज है वो 45 डिग्री पीछे लगानी पड़ेगी सोर्स से। तो सोर्स में तो cos 0 का फैक्टर है, तो इसमें -45 का फैक्टर आएगा। समझ गए कि नहीं? वो +5 की जगह वो -45 आएगा यहाँ पे, ठीक है। बात समझ आएगी नहीं? ओके। तो अभी कैपेसिटर का, अच्छा ये कितना है? ये मैग्नीट्यूड अगर देखना है तुम्हें, तो सोर्स से ये sin 45 तो मैग्नीट्यूड हो गया इसका, 5√2 वोल्ट हो गया, राइट? तो 5√2 लगाना है हमको, और एंगल में क्या करना है? cos 4t -45 डिग्री करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या क्या किया? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के आगे 5√2, ये तो मैग्नीट्यूड निकाला, cos ऑफ 4t एक्चुअली +45 -90 मैंने ऐसे देखा कि ये 45 आगे घुमा, उसके पीछे 90 घुमा, ऐसे देख लो, बट डायरेक्टली भी मैंने दिखा दिया -45 ही है। समझ गए कि नहीं? सोचने का तरीका है, मतलब मैंने ऐसे बोला कि सोर्स से पहले 45 डिग्री इस तरफ गए, उसके बाद 90 डिग्री पीछे गए, तो इसलिए +45 -90 करके लिखा। बाकी डायरेक्टली भी दिख रहा है ना, वो -45 ही होना चाहिए। तो बस ये -45 आ गया, तो ये मेरा कैपेसिटर का वोल्टेज आ गया फाइनली, ठीक है। अब इसको ज्योमेट्रिकल डायग्राम को समझने में
बेशक 5 मिनट लग जाए, टाइम दो, अच्छे से बिठाओ, फिर ही आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, फेजर्स से भी सॉल्व करना आना चाहिए हमें सर्किट्स को, स्पेशली सिंपल सर्किट्स जो है, सीरीज सर्किट है, सिंपल सीरीज या सिंपल पैरेलल सर्किट, उसमें हम फेजर्स ही ज्यादातर यूज करने में इजी होगा। जो स्पेशली डिजाइन क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे इस तरह की ज्योमेट्री होती है, इक्विलेटरल आइसोसेलेस टाइप की, ठीक है, जल्दी से करो, जल्दी से नहीं मतलब टेक एज मच टाइम, समझ आ गया तो फिर आगे बढ़ती। तो मैंने जानबूझ के इतना टाइम दिया तुम लोगों को सोचने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, ठीक है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। कई बार क्या कॉम्प्लेक्स नंबर मैं बहुत एम्फोसाइज करके पढ़ाता हूँ, तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सिवा कोई चारा ही नहीं है, बल्कि कई बार कॉम्प्लेक्स नंबर से नहीं निकलता सोल्यूशन। इस तरह के क्वेश्चंस में समझ में आएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर अवॉइड करने हैं, वो बोल देंगे ए और बी के बीच में भी 60 वोल्ट है, बी और सी के बीच में भी 60 वोल्ट है, और सी और ए के बीच में भी 60 वोल्ट है, इस तरह का कुछ बोल देंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर में उसको मॉडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ऐसे ही जब ज्योमेट्रिकली प्लॉट करने लगे तो तुम सीधे दिख जाएगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है, यहाँ भी 60 वोल्ट, वहां भी 60 वोल्ट, वहां भी 60 वोल्ट, तो वो चीज फेजर्स बना के बहुत जल्दी दिख जाएगा। लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा भी ऐसे, जिसमें तुम्हें दिखेगा कि फेजर्स यानी ज्योमेट्री से बहुत ही ब्यूटीफुल सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर में अननोन्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे अगर मॉडल करना शुरू करोगे तो, ठीक है। तो यू शुड बी वेरी प्रोफिशिएंट इन द ज्योमेट्रिकल मेथड आल्सो। नहीं तो एसी के क्वेश्चन में बच्चे इसीलिए लटक जाते हैं कई बार, अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्योमेट्री पे बेस्ड होते हैं और फिर कॉम्प्लेक्स लगाने लगते हैं, ठीक है, क्लियर है ना ये मेथड, ठीक है। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में हमने रेजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज में लगाया था, अभी रेजिस्टर और इंडक्टर के साथ में फिर से प्रैक्टिस करते हैं, दोनों मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड भी और कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड भी। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, 20 साइन 10t प्लस 30 डिग्री लगा रखा है हमने, ठीक है। ये मेरा जनरेटर वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज, और ये 4 ओम रेजिस्टर है, और ये 0.3 हेनरी का मेरा इंडक्टर है, और मुझे को इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है, और सर्किट का करंट निकालना है, ठीक है। ट्राई करो, दोनों मेथड से करना है, ठीक है। कोशिश मतलब तुम लोग भी पहले ज्योमेट्रिकल लगाने की कोशिश करो, बाद में कॉम्प्लेक्स लगाना, ठीक है। ट्राई टू डू इट फर्स्ट विद ज्योमेट्रिकल एंड देन कॉम्प्लेक्स। इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, यानी ट्राइंगल की तरह से भी बना सकते हैं, पैरेललोग्राम की तरह से भी बना सकते हैं। वेक्टर्स को ऐड करने तो चाहे ट्राइंगल लॉ से ऐड करो, पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अभी मैं ट्राइंगल से ही बता रहा हूँ, तो वापस देखो सोर्स का कुछ फेजर होगा, ठीक है। ये 30 डिग्री वगैरह में मैं इंटरेस्टेड नहीं, मेरे को रिलेटिव फेजर पोजीशन से मतलब है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री और 0 डिग्री को क्या फर्क पड़ता है, 30 डिग्री से तो मतलब इनिशियली किसी डायरेक्शन में शिफ्टेड होगा फेजर, क्या फर्क पड़ता है। मुझे ये पता करना है कि सोर्स के रिलेटिव बाकी फेजर्स कहाँ कहाँ पे लाई कर रहे हैं, राइट, रिलेटिव फेज में इंटरेस्ट है। तो मैंने ऐसे ही बना लिया, सोर्स का फेजर ऐसे ही बना लिया, ठीक है। अच्छा, अभी क्या है, मुझे पता है रेजिस्टर के अक्रॉस जो भी फेजर होगा वोल्टेज का, और इंडक्टर के अक्रॉस जो भी फेजर होगा, ये दोनों फेजर्स का जो फेजर सम है वो सोर्स के अक्रॉस फेजर के बराबर होना चाहिए, राइट। सोर्स का फेजर मैंने ऐसे बना लिया, और मुझे पता है कि करंट तो दोनों में सेम फेज में होगा, रेजिस्टर और इंडक्टर में सेम फेज में होगा, और इंडक्टर का जो वोल्टेज फेजर होगा वो करंट फेजर से लीड कर रहा होगा 90 डिग्री से, राइट। तो अभी तुम्हारे पास एक चैलेंज आएगा कि रेजिस्टर को मैं नीचे बनाऊं या ऊपर बनाऊं। अगर ट्राइंगल बनाने वाले हो, सोचो रेजिस्टर का अगर ऊपर बना लिया तुमने, अभी इंडक्टर को इससे 90 डिग्री और आगे दिखाना है, तो फिर तो सोर्स के बराबर कभी आ ही नहीं सकता, इधर समझ में आई बात की नहीं। तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है ना, या तो रेजिस्टर के फेजर को सोर्स फेजर से नीचे बनाओगे और फिर 90 डिग्री इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो फिर ऐसे बन के तो ये सोर्स के साथ मैच कर सकता है। लेकिन अगर रेजिस्टर ऊपर ले लिया और फिर इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तब तो ये कभी भी इसके अलॉन्ग नहीं आ पाएगा। समझ में आई बात की नहीं, इसलिए नीचे। बच्चों का सबसे पहला डाउट तो यही होता है कि नीचे बनाया कि ऊपर बनाया। समझ में आई बात की नहीं। तो रेजिस्टर का फेजर मैंने नीचे बना लिया और इंडक्टर का फेजर ऐसे बना लिया, और इन दोनों का फेजर सम जो है वो सोर्स वोल्टेज के बराबर होना चाहिए, राइट, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज का एम्पलीट्यूड कितना होगा, अगर मान लो करंट का एम्पलीट्यूड आई नॉट है, रेजिस्टेंस आर है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज एम्पलीट्यूड क्या होगा, आई नॉट इंटू आर। समझ में आ रही है बात की नहीं, क्योंकि आई नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू आर करोगे तो एम्पलीट्यूड तो आई नॉट इंटू आर ही होगा। ऐसे ही इंडक्टर के अक्रॉस क्या होगा, एम्पलीट्यूड वोल्टेज का आई नॉट इंटू एक्सएल। तो अभी ये मेरा सोर्स वोल्टेज आ गया, ये रेजिस्टर वोल्टेज फेजर आ गया, ये इंडक्टर वोल्टेज फेजर आ गया, दिख गया ना, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा हुआ है, राइट, ठीक है। अदरवाइज में क्या करता, अदरवाइज में चाहता तो इंडक्टर फेजर टोटल सोर्स वोल्टेज ऐसे बना के इंडक्टर का फेजर ऊपर कहीं दिखा देता और उससे 90 डिग्री पीछे ये दिखा देता, और कहता कि भाई पैरेललोग्राम का जो है सम यही आ रहा है, ठीक है। एक ही बात है, कैसे भी कर लो।
चाहे ट्राइंगल लॉ से ऐड कर लो, चाहे ट्राइंगल से ऐड कर लो। मुझे कई जगह पे ट्राइंगल लॉ ज्यादा अच्छा लगता है, कभी कभी पैरेललोग्राम भी यूज करता हूँ, बट दोनों में से कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी बात समझ में आई कि नहीं, ऐसा ट्राइंगल मेरा बन रहा है, ओके। और ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। क्यों घूमना है समझ में आई बात कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि करंट से वोल्टेज जो है इंडक्टर में 90 डिग्री लीड करता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, इसलिए ऐसा। ऊपर बनाता तो ये काम नहीं कर पाते। आई होप दिस मच इज क्लियर नाउ। अब तो पाइथागोरस से दिख रहा है कि आई नॉट आर का स्क्वायर प्लस आई नॉट एक्सएल का स्क्वायर ये वी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। बाय द वे स्मॉल की जगह इसको कैपिटल कर लो नोट्स में। जनरली कैपिटल जो मैं यूज करता हूँ सिंबल, वो यूज करता हूँ एम्पलीट्यूड्स के लिए, और स्मॉल सिंबल करता हूँ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के लिए। तो ये कैपिटल भी कर लो ताकि इसको 20 से इक्वेट कर सकें, ठीक है। अगर कहीं और मेरा गलत हो गया कन्वेंशन तो खुद से ठीक कर लेना। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के लिए स्मॉल केस, और जो एम्पलीट्यूड है उनके लिए कैपिटल केस होना चाहिए। तो यहाँ पर भी इसको कैपिटल वी आर लिख देता हूँ, इसको भी कैपिटल वी एल लिख देता हूँ, ठीक है। कंसिस्टेंसी रखना अपने कन्वेंशन में, ठीक है। और इसको भी चाहो तो आई नॉट की जगह आई नॉट लिख दिया तो ठीक है, ये एम्पलीट्यूड ही है। बट जनरली स्मॉल केस इंस्टेंटेनियस के लिए और कैपिटल केस एम्पलीट्यूड्स के लिए। तो अब पाइथागोरस थ्योरम से क्या दिख रहा है, आई नॉट आर स्क्वायर प्लस आई नॉट एक्सएल स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, तो अभी इससे मेरे पास आई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी एस अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगी। अब वैल्यूज डाल दो, तो कितना आ गया ये, एक्सएल तो मेरा कितना है देखो, ओमेगा कितनी है हमारी, ओमेगा है मेरी 10, ठीक है। और ये कितना है 0.3, तो ओमेगा एल कितना हो गया 3 यूनिट्स हो गया। तो एक्सएल स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, ठीक है। एंड प्लस बाय द वे जब यहाँ पे लिख रहे हो तो इसको फर्दर कॉम्प्लेक्स नंबर मत सोचना, अरे वेक्टर का तो लेंथ तो कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता ना, वो तो एंगल्स दिखा दिए तो वो अपने आप कॉम्प्लेक्स हो चुका है। इसके बाद ये लेंथ ही बात है, ठीक है। तो आई नॉट इंटू एक्सएल में फर्दर इसको जे एक्सएल मत डालने लग जाना, ठीक है। समझ गए कि नहीं। तो क्या आएगा एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एक्सएल की वैल्यू जो आ रही है तुम्हारी वो कितनी आ रही है, ओमेगा यानी 10 इंटू, तो ये 3 आ गया, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 4 एम्पियर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, करंट एम्पलीट्यूड तो मेरा आ गया 4 एम्पियर। अब करंट का एंगल निकालना है, तो करंट का एंगल कैसे निकले, मुझे पता है करंट का जो एंगल है वही है जो रेजिस्टर में वोल्टेज का एंगल है, कि रेजिस्टर के अंदर वोल्टेज और करंट सेम फेज में है। तो इसका मतलब क्या है, ये थीटा एंगल से लैग कर रहा है करंट ओवरऑल। समझ में आई बात नहीं, करंट इज लैगिंग द सोर्स वोल्टेज बाय एन एंगल थीटा। नाउ व्हाट इज दैट थीटा, अब वो देख सकते हो tan थीटा कितना है, एक्सएल डिवाइडेड बाय आर, दिख रहे हैं tan थीटा इज एक्सएल डिवाइडेड बाय आई नॉट एक्सएल डिवाइडेड बाय आई नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वो कितना आ गया, वो आ गया मेरा 37 डिग्री आ गया, ठीक है। और ये 37 डिग्री का लैग आया, रेजिस्टर वोल्टेज इज लैगिंग, दैट मींस रेजिस्टर करंट इज लैगिंग, दैट मींस ओवरऑल करंट इज लैगिंग बाय 37 डिग्री। तो इसका मतलब क्या, अब जो भी इसका वोल्टेज का फेजर था, इसमें जो भी एंगल आ रहा है उसमें से 37 डिग्री पीछे करना है। साइन है तो साइन भी रहना है, तो साइन में से 37 माइनस कर दो, या कॉस में कन्वर्ट करना है कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो मैंने क्या रखा, ये तो साइन 10t प्लस 30 डिग्री आज थे, इसमें से 37 डिग्री माइनस कर दिया और साइन को साइन ही रहने दिया। समझ में आई बात की नहीं थी, उसके रिलेटिव फेजर की बात थी, उसके रिलेटिव 37 डिग्री पीछे जाना। वो साइन है कॉस है क्या है वो तो डिपेंड करेगा कब ऑब्जर्वेशन शुरू किया, लेकिन फेज एंगल्स तो एब्सोल्यूट है, फेज डिफरेंस थोड़ी ना टाइम के साथ वेरी करेगा। तो समझ में आई बात की नहीं, तो ये मेरे पास करंट आ गया, ठीक है। अब इंडक्टर की वोल्टेज पता करनी है, ये वी आर गलती से लिख दी, यहाँ पे वी एल लिखना चाह रहा था मैं, सॉरी वी एल होना चाहिए यहाँ पे। अब इंडक्टर की वोल्टेज पता करनी है, देखो जरा, तो इंडक्टर की वोल्टेज क्या है, अब इसका एंगल, ये एंगल में इंटरेस्ट है मेरा। समझ में आई बात की नहीं, इंडक्टर की वोल्टेज ऐसे जा रही है और सोर्स वोल्टेज ऐसे, तो सोर्स वोल्टेज से इंडक्टर जो है इतने एंगल से लीड कर रहा है, राइट, इंडक्टर का वोल्टेज। समझ में आई बात की नहीं, तो ये एंगल कितना है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो यानी 90 माइनस थीटा से इंडक्टर की वोल्टेज लीड कर रही है। और वैल्यू उसकी कितनी होगी, ये सोर्स वोल्टेज वी है, तो ये वी कॉस थीटा और ये वी साइन थीटा, तो वी साइन थीटा तो इसकी लेंथ हो गई, और एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ये 90 माइनस थीटा लीड। समझ में आई बात की नहीं, तो बस यही काम कर लेंगे। तो अभी क्या है, इंडक्टर वोल्टेज क्या है, मैग्नीट्यूड तो लिख लिया, वी एस साइन थीटा, ये सब कैपिटल केस कर लेंगे, ठीक है। मैंने गलती से स्मॉल केस लिख दिया, तो कर ही देता हूँ यहाँ पे कैपिटल वी एल, और यहाँ पे भी कैपिटल वी एस कर देता हूँ, कैपिटल वी एस साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये 12 वोल्ट आ गया, ये वोल्टेज एम्पलीट्यूड आ गया इंडक्टर के अक्रॉस, ठीक है। और एंगल क्या है, 90 डिग्री अहेड ऑफ द एंगल ऑफ द करंट, तो करंट से 90 डिग्री अहेड करना है, तो यानी इससे 90 डिग्री आ गई ये, ठीक है। तो ये एंगल आ गया मेरा, क्योंकि 90 माइनस थीटा होगा, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरा, करंट में तो क्या था मेरा, ये 7 डिग्री कैसे लिख देते, एक मिनट, अच्छा हाँ 30 माइनस 37 7 डिग्री था, तो करंट से 90 डिग्री और ऐड कर दिया, समझ गए, तो प्लस 90 डिग्री आ गया यहाँ पे, क्या आ गया 12 साइन 10t प्लस 83 डिग्री। समझ में आया ज्योमेट्रिकल मेथड,
ठीक है, वापस 2 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, जितना टाइम लगे, टेक एज मच टाइम एज रिक्वायर्ड, बट अभी के अभी इसको सेटल करना है, फाइनली दिमाग में अच्छे से सेट करना है ज्योमेट्रिकल मेथड, क्योंकि आगे और कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्रीज आएंगी। अभी तो 2-2 एलिमेंट्स हैं, 3-3 एलिमेंट्स आ जाएंगे आगे। ज्योमेट्रिकल मेथड मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस, स्पेशली सीरीज सर्किट में ज्योमेट्री लगाना आना चाहिए। ठीक है, मैं पॉज कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, टेक टाइम एंड लेट मी नो वंस यू आर रेडी। हाँ, तो इसमें सबसे पहला मेथड ज्योमेट्रिकल मेथड। तो ज्योमेट्रिकल मेथड में क्या है, ये अच्छा, ये तो समझा दिया था मैंने अभी, सॉरी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से कर देते, ज्योमेट्रिकल समझ में आ गया ना सभी को, अपने आप फिगर आउट कर लिया। आई गेव यू सम टाइम टू फिगर आउट, आई वाज ट्राइंग टू, सॉरी, नेवर। ठीक है, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या करोगे, तो ओमेगा तो मेरी 10 है, यहाँ पे देखो ओमेगा मेरी 10 है, 10 टी कॉस साइन 10 टी कॉस 10 टी फर्क नहीं पड़ता, ये ओमेगा मेरा 10। ठीक है, तो ओमेगा 10 है, तो एक्सएल क्या हो गया, जे ओमेगा एल। ठीक है, एल कितना है मेरा 0.3, तो जे ओमेगा एल मेरा करके क्या आ गया 3J। तो Z क्या हो गया मेरा 4 + 3J हो गया, रेजिस्टेंस मेरी 4 है। तो अभी वोल्टेज क्या हो जाएगा, अभी देखो वो 20 एंगल कितना लिखोगे, साइन को कॉस में कन्वर्ट करोगे तो -60 करना पड़ेगा, राइट। 30 की जगह 30 - 90, तो 20, ये क्या लिखा 20 एंगल -60 लिखा हुआ, ठीक है, कॉस में अगर कन्वर्ट करते हो तो क्या लिखा मैंने इसको 20 एंगल 30 - 90, समझ गए, साइन को कॉस में कन्वर्ट करो तो 20 एंगल -60 डिग्री, और ये क्या है, ये 5 एंगल, ये देखो 3 4 5 वाले ट्राइंगल टाइप का है ना, तो 5 एंगल 37 डिग्री से डिवाइड किया तो ये क्या आ गया मेरा 4 एंगल -97 डिग्री आ गया, राइट। ठीक है, तो इसमें मतलब करंट क्या हो गया 4 cos of 10t - 97 डिग्री। समझ में आया कि नहीं, कॉस में अभी लिखा है मैंने, साइन में नहीं लिखा। तुमने साइन में जो पहले ज्योमेट्रिकली निकाल रखा है उसका देख सकते हो, इक्विवेलेंट यही बनेगा कॉस में, ठीक है। और तो ये अब साइन में लिखना है, तो साइन में ये देख लो वापस 90 डिग्री बढ़ा दोगे साइन के लिए, कॉस को अगर साइन में कन्वर्ट करने का, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। अब इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या है, वो वापस हमें पता है कि रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस में डिवाइड होता है टोटल। तो इंडक्टर की कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस इनटू सोर्स वोल्टेज। तो ये कितना आ गया, वो 3 एंगल 90 डिग्री है इंडक्टर का, और नीचे क्या है 5 एंगल 37 डिग्री है, ठीक है, इनटू सोर्स वोल्टेज, ये क्या है 20 एंगल -60, ये 5 एंगल 37 ही था ना हमारा, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, एंगल्स तो तुम्हें पता है सीधे ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी होंगे, और ये पार्ट्स एज इट इज डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 20 × 360 / 5 12, और ये एंगल क्या है 90 - 60 30 एंड 30 - 37 तो -70, क्या आ गया 12 cos of 10t - 7 डिग्री आ गया। अब साइन में लिखना तो साइन में ऐसे लिख सकते हैं, इसको आया समझ में, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनली इंडक्टर का वोल्टेज आ गया, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। कल हम लोग और देखेंगे, और एप्लीकेशन देखेंगे इसी तरह से, कॉम्प्लेक्स नंबर से किस तरह से, कॉम्प्लेक्स नंबर भी और ज्योमेट्री से कैसे और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, दिस इज इट, थैंक यू।